नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भारत सांस्कृतिक विविधता में एकता, यानी अपने देश या अपने राष्ट्र भारत के बारे में देखते हैं, इसकी सांस्कृतिक विविधता में एकता। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो विविधता में एकता को धारण करता है, यानी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो भारत में एक मूल तथ्य है या इसका एक एलिमेंट या तत्व भारत में पाया जाता है। तो भारत एक राष्ट्र के तौर पर देखा जाता है। तो राष्ट्र और देश में अंतर को समझ लेते हैं। तो राष्ट्र क्या होता है? तो देश के निवासियों का समान जाति, भाषा, धर्म इत्यादि को बांधने वाला जो सूत्र होता है वह राष्ट्र होता है। तो इस दृष्टिकोण से भारत एक राष्ट्र है और देश के निवासियों को राष्ट्रीय एकता, भाईचारा में जो बांधता है वह राष्ट्र होता है। राष्ट्र जो होता है वह विभिन्न जाति, भाषा, धर्म से ऊपर होता है। और देश जो होता है एक निश्चित सीमा में आबद्ध जो होता है वह देश होता है। यानी देश प्राकृतिक भूभाग का वह खंड है जिसके अपने नियम और कानून होते हैं, देश कहलाता है। एक देश के निवासी विभिन्न जाति, धर्म इत्यादि में विभाजित हो सकते हैं, विभिन्न जाति धर्म में बटे हो सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम देख रहे हैं भारत सांस्कृतिक विविधता में एकता को देखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह अंक या लेक्चर जो है अति महत्वपूर्ण साबित है या साबित होगा आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, पीटी हो या मेंस हो, जो भी हो, यानी एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम, जिसमें देखिए महत्वपूर्ण रूप से यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसका पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। मेंस एग्जाम देखें तो 29 जून 2025 से प्रस्तावित है। और इसके अलावा देखें आरओ या री एग्जाम 2023 जो इसकी संभावना आगामी दिवसों में हो सकती है, यानी जून जुलाई में कराई जा सकती है। इसके अलावा एमपीएससी पीटी मेंस के लिए, बीपीएससी पीटी मेंस के लिए, आरपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी इत्यादि सभी पीटी मेंस के लिए महत्वपूर्ण, साथ ही यूपीएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, एसएससी और शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसमें हम देखेंगे भारत सांस्कृतिक विविधता में एकता को इस लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। यह देखें तो एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी की एक बुक है, इस पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें देखें भारत का सांस्कृतिक मानचित्र को देख सकते हैं। तो इसमें जो देश हैं उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर, जो यानी अपने देश भारत में जो राज्य हैं उनका सांस्कृतिक विविधता के रूप में सांस्कृतिक मानचित्र को देखना चाहें तो यह है। जैसे कि हम देखें तो वर्तमान में जो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मिलाकर 36 स्टेट यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें देख सकते हैं सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर चित्र में दिखाया गया भारत के सांस्कृतिक मानचित्र को। हालांकि ये मैप देखें तो कुछ पुराना इसमें है, क्योंकि 2019 यानी 31 अक्टूबर 2019 से जो है जम्मू कश्मीर का विभाजन करके उसे एक यूनियन टेरिटरी के रूप में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि इस मैप में उस रूप में इसको नहीं दिखाया गया है, यानी इसमें ये लद्दाख का पार्ट है, इसको हम देख सकते हैं, ये लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख इसका है। हालांकि ये वाला भाग यहाँ पीओके है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में, और यह आक्साइड चीन के रूप में है, लेकिन यह भारत के अभिन्न अंग है। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से इसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखें, यह आपका जो है जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, यह आपका देखें तो हिमाचल प्रदेश है, यह पंजाब है, और इसके बाद ये हरियाणा है, उत्तराखंड है, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, और ये अपना उत्तर प्रदेश है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान है, जो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है। इसके बाद यहाँ के चित्र में देख सकते हैं, यहाँ ताजमहल दिखाया गया उत्तर प्रदेश में, इसके बाद मध्य प्रदेश है, और यह गुजरात है, इसके बाद यह महाराष्ट्र चित्रों के हिसाब से हम देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यह आपका तेलंगाना है, और आंध्र प्रदेश है, यह आपका कर्नाटक है, और यहाँ पर देखें एक गोवा है, और यानी हमने एक कर्नाटक को देख लिया, ये कर्नाटक है। इसके बाद गोवा को देख लिया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश को हमने चर्चा कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ है, यानी ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, ये झारखंड है, ये बिहार है, ये आप देखें वेस्ट बंगाल है। इसके बाद आपके जो ये 7 सिस्टर जो स्टेट आते हैं, यानी इसमें देखें तो ये सिक्किम है, और 7 सिस्टर स्टेट में जो महत्वपूर्ण रूप से आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के जो जस्ट नीचे देखें तो आपका नागालैंड है, ये मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और इसके बाद यह मेघालय है, और ये आपका असम है, और वेस्ट बंगाल को हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो केंद्र शासित यानी 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जो है यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और तटीय रूप में देखें तो सबसे बड़ी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ही है। यहाँ पर पौंडीचेरी है, और यह आपका जो है वो लक्षद्वीप है। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो यहाँ पर आपका जो है दमन और दीव है, और दादरा और नगर हवेली भी हैं, दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं। तो ये भारत का खूबसूरत मैप रहा, और इसकी सांस्कृतिक विविधता वहाँ पर चित्र में दिखाया गया, कहाँ पर कौन सी सांस्कृतिक भारत का सांस्कृतिक मानचित्र दिखाया गया है, इस रूप में देखा जा सकता है इस चित्र के माध्यम से। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो आपके 4 तो ऊपर ही हो जाएंगे, यानी इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इसमें चंडीगढ़ और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 4 यहीं पर आपके हो जाएंगे, 4 आपके नीचे हो जाएंगे। इसके बाद एक दादरा और नगर हवेली हो गई है। इसके बाद आपका इसमें देखें तो ये लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पौंडीचेरी है। तो ये 4 जो आपके नीचे 4 ऊपर केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कुल मिलाकर 28 राज्य हैं। तो हमने इस प्रकार से इसमें राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को देखने का प्रयास किया। अब चलते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं इनकी सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक दृष्टिकोण से समग्र रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं इस लेक्चर में। इसके बाद बारी बारी सारे राज्यों को देखेंगे, इसमें स्पेशली यूपी स्पेशल को कवर करेंगे।
यानी लेक्चर देखें तो यह आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एप्रिसिएशन परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की प्रस्तुति है, यानी एनसीईआरटी का यह अंक है। ये सारी जानकारी एनसीईआरटी के बारे में दी गई है कि क्या है, तो इसको देख सकते हैं। इसमें देखा जा सकता है कि निर्देशक जो इसके एनसीईआरटी कौन है, तो नई दिल्ली ये कब पब्लिश किया गया, इसमें देखा जा सकता है। इसमें पुस्तक निर्माण समिति के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद देखें इस पुस्तक के बारे में, तो ये मूल रूप से अंग्रेजी में है, लेकिन इसको हिंदी में जो है वो ट्रांसलेट किया गया। मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में पुस्तक इंडिया यूनिटी इन कल्चरल डाइवर्सिटी शीर्षक का सर्वत्र स्वागत हुआ है और इसको हिंदी में प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसको देख सकते हैं कि शिक्षित बालिका शिक्षित समाज, सशक्त बालिका सशक्त समाज, स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज। इसके बाद इसकी प्रस्तावना को थोड़ा समझ लेते हैं। प्रस्तावना को देखें, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, इसकी प्रस्तावना को देखें तो यह देखा जा सकता है कि भारत की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को देखें तो भारत आकार प्रकार की दृष्टि से एक अति विशाल देश है। यदि इसे उपमहाद्वीप कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी उत्तर से दक्षिण ज़्यादा फैला हुआ है अपेक्षा पूर्व से पश्चिम तरफ। इस प्रकार इसका भूखंड कुल मिलाकर देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। और यानी इससे भारत से बड़े देशों में देखें तो पहले स्थान पर जो आता है वह आपका है रशिया यानी रूस है। दूसरे स्थान पर देखें तो कनाडा है, तीसरे स्थान पर चाइना, चौथे स्थान पर यूएसए है और 5वें स्थान ब्राजील है, 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें स्थान पर अपना देश भारत है, यानी इतना क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व में। और 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है। यानी दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देशों में देखें तो आपका जो 5वां सबसे बड़ा देश विश्व में जो ब्राजील है वह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और दूसरा सबसे बड़ा दक्षिण अफ्रीका का देखें, सॉरी दक्षिण अमेरिका का देखें तो अर्जेंटीना है। और जो भारत का क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का देखें तो 2.42% है। यानी जो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है वह संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। चलिए, ये ज्योग्राफी के पार्ट में ज़्यादा इस पर डिटेल में चर्चा की गई है, वहाँ से ज्योग्राफी का आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सारे उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भारत की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के बारे में। भारत की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के बारे में देखें तो जहाँ विश्व में पाए जाने वाले लगभग सभी स्थलाकृतिक विशेषताएं विद्यमान है। जहाँ तक इसकी वर्तमान जनसंख्या के संबंध तो विश्व में इसका दूसरा स्थान नहीं बल्कि ये पहले स्थान पा चुका है। यानी ये अक्टूबर 2023 से विश्व में पहले स्थान पा चुका है। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। हालांकि जो विश्व में इससे पहले जो पहले स्थान चाइना था उसकी आबादी भी जो है 140 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन भारत लाखों में जो है चाइना से ज़्यादा हो चुका है यूनो के डाटा के हिसाब से। भारत ने अपने अधीन जो 16वीं जनगणना सेंसस वो नहीं करा पाया है, जो कि 2021 में नियम पर होनी चाहिए थी 2011 के बाद, लेकिन कोविड-19 कारण उसको स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया गया। अभी तक भी स्थगित ही है। कुछ पेपर के माध्यम से चर्चा से लेकर 2025 में इसको डिजिटल माध्यम से कराया जा सकता है और 2026 में प्रकाशन किया जा सकता है। हालांकि भविष्य में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है। यह सरकार जो इसका उसके हित का क्षेत्र में है वो जब भी कराना चाहे करा सकती है। तो यहाँ पर देखें तो यह आपका है भौगोलिक आकार तुलना में इसका जनसांख्यिक मानचित्र इसलिए भी उल्लेखनीय क्योंकि इसमें अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं। ये विविधताएं सदियों से अछूती चली आ रही हैं, यानी सदियों से अछूती हैं, यानी इसमें कोई कमी नहीं आई है, जिसके मुख्य कारण है यहाँ की असंख्य परंपराएं, रीति रिवाज और ज्ञान विज्ञान की प्रणाली जिन्हें देश भर में फैले हुए जन समुदाय ने लगातार पाला पोषा है और अनेक रूप दिए हैं। ऐसी परंपराओं रीति रिवाजों की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति यहाँ की देखें तो भाषा, साहित्य, भोजन संबंधी आत्मों तथा पाक विधियों, परिधान, वेशभूषा, मेलों तथा पर्वोत्सवों, कला तथा शिल्प, संगीत, नृत्य, नाटकों और वास्तुकला तथा मूर्तिकला की शैली दृष्टिकोण से होती है। इसके अलावा ये विविधताएं यहाँ के निवासियों के दैनिक जीवन में भी बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। इस शास्त्रीय तथा लौकिक दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों में भी उतनी ही जीवनता, प्रेरणा, शक्ति प्राप्त करती है जितनी विभिन्न क्षेत्रों के लोगों तक उनकी परंपराओं से मिले जुले संबंध और साझी विरासत में मिलती है। यानी इसमें देखें तो दोनों प्रकार के व्यक्ति क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों से उतनी जीवनी तथा प्रेरणा, शक्ति प्राप्त करती है जितनी की विभिन्न क्षेत्रों में लोगों तक उसकी परंपराओं से मिले जुले संबंध में साझा विरासत में मिलती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप जो भी ये ध्यान देना है कि संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप जो भी उभर कर सामने आता है उसे आज हम स्निग्ध भारतीय संस्कृति कहते हैं। भारत की संस्कृति और परंपरा देखें तो यह संबलपुरी नृत्य को देख सकते हैं। यहाँ पर संबलपुरी नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ और इसमें ऐड करते हैं। देखें तो सांस्कृतिक विविधता में एकता को देखें तो भाषा एक बड़ा संकेतक है जो उस विस्मयकारी विविधता को दर्शाती है जो भारत में सदैव विद्यमान रही है। सन 2001 की जनगणना को माने तो देश में कम से कम 122 भाषाएं और 234 मातृभाषाएं और इसमें से प्रत्येक भाषा को बोलने वालों की संख्या 10,000 से अधिक है। 2013 में भारत के भाषाई सर्वेक्षण पीपुल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इस समय देश में कम से कम 780 भाषाएं हैं। अतीत में इससे भी अधिक भाषाएं रही होंगी, लेकिन भाषाओं की संख्या में जो भी हो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस विशाल देश के निवासियों ने एक दूसरे के प्रति अपने विचार प्रकट करने के लिए अभी व्यापक साधन के रूप में और देश की महान सांस्कृतिक पहचान को प्रदान करने के लिए किसी न किसी भाषा का सहारा तो अवश्य लिया है। इसमें देख सकते हैं ताम्रपत्रों पर संस्कृत में लिखी हुई पांडुलिपि को। यहाँ पर देखना चाहें तो मणिपुरी नृत्य का एक दृश्य देख सकते हैं और चिदम्बरम मंदिर में तमिल में अभिलेख लिखा गया, इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा देखना चाहें तो मेट्रो रेल जयपुर को देख सकते हैं। इसके बाद यह इसरो मार्स मिशन यानी जो मॉम था मार्स ऑर्बिटर मिशन जो कि मंगलयान पर भारत ने 2013 में प्रक्षेपण किया था उसका चित्र दिखाया गया, यानी इसरो मार्स मिशन है। यानी भारत जो मॉम या मार्स ऑर्बिटल मिशन है इसको प्रक्षेपित किया था 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से यानी आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया था और इसरो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला चौथा सक्सेसफुल मार्स मिशन पेश किया, यानी चौथा एजेंसी बनी थी इसरो और पहले प्रयास में जो सक्सेसफुल सफलता प्राप्त करने वाली पहली एजेंसी बनी थी मंगल पर प्रक्षेपण करने के मामले में। डिटेल्स ऐसे पूर्व में की जा चुकी है, वहाँ से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं।
ये देखें तो आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी देखें अपने देश को जो आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुए थे 1947 को, और भारत जो है 15 अगस्त 2047 तक जो है एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने के लिए प्रयासरत है। और भारत का प्रयास है कि विकसित राष्ट्र अपनी आज़ादी के सभी वर्षगांठ तक भारत एक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र हो सके, ऐसा भारत के नागरिकों का जो है वह स्वप्न है और इसको देश साकार करेंगे भी। इसकी विषय सूची को देखते हैं तो विषय सूची में देखें तो इसमें आमुख प्रस्तावना है, इसके बाद सारे राज्य यानी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसके हमने चर्चा ऊपर कर ली थी। तो इसमें सबसे पहले जो आप देखेंगे जो राज्यों के साथ सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे, यानी 7 सिस्टर के जो स्टेट्स हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे, इसके बाद असम को, आंध्र प्रदेश को, इसके बाद उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो देखें तो यूपीपीएससी की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रूप से जो है लेक्चर शामिल हैं। और इसमें देखें यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम, इसका एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है और मेंस एग्जाम 29 जून 2025 से प्रस्तावित है। इसके बाद आर एग्जाम भी उन्हीं महीनों में यानी जून जुलाई में कराए जाने की संभावना है, तो इस पर ज़्यादा विशेष कवरेज देखेंगे। इसके बाद सारे राज्यों को जो इसमें जो आपका यूपीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण इसमें लेक्चर शामिल होंगे, और उत्तर प्रदेश तो है ही। इसके बाद राज्यों के हिसाब से देखें तो जो यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इसको लेक्चर को देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण लेक्चर शामिल किए जाएंगे, एमपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण रूप से लेक्चर शामिल किए जाएंगे। और इसके अलावा देखें तो केंद्र शासित प्रदेश आपके जो 8 हैं यहाँ देखा जा सकता है इन सबको। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसमें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी शामिल है, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी शामिल हैं इसके अंतर्गत। तो देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु को हम लेकर चलेंगे, पूरा विस्तार नहीं करेंगे अन्यथा बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो ये देखें अरुणाचल प्रदेश का जो है यानी अपने जो देश से वह एक कह सकते हैं कि जो है एक खूबसूरत मोतियों की माला है, और उस माला में जो पहले मोती को हम लेकर चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यानी भारत का देखें तो पूर्वी और पश्चिमी, सबसे पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी में जो आपका है गुजरात है, सबसे उत्तरी में जम्मू कश्मीर में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे दक्षिणी में जो है वो कन्याकुमारी या तमिलनाडु है, भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए में। और मुख्य भूमि से बाहर भी देखें तो आपका सबसे दक्षिणी भाग जो हो जाएगा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, कि हम ज्योग्राफी के भाग में उसके डिटेल चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें देखें अरुणाचल प्रदेश का यह जो खूबसूरत मैप है राज्यों को देखें तो अरुणाचल प्रदेश में देखें जो जिले हैं सारे जिलों को हम देख सकते हैं। इसके उत्तर की तरफ देखें तो ये चीन है, यानी तिब्बत का भाग है चीन है, और इसके पूर्व में देखें तो आपका भूटान है, और इसके पश्चिम में देखें तो म्यांमार है, और इसके दक्षिण में देखें, इसके दक्षिण वाले भाग में देखें तो भारतीय राज्य जो है भारतीय राज्य असम है और नागालैंड है। दक्षिण वाले भाग में नागालैंड और असम है इसके दक्षिण वाले भाग में। और जबकि इसके 3 तरफ से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं अरुणाचल प्रदेश के, और 2 इसके भारतीय राज्य भी स्पर्श कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को। और इसके जिलों को देखें तो महत्वपूर्ण रूप से देखें तवांग है, जो अक्सर विवाद बना रहता है चीन और भारत के बीच में, तवांग है। और यह देखें तो बौद्धिस्ट रूप से ज़्यादा प्रसिद्ध है, हालांकि इस पर चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद ये पश्चिम कोमेंग है, ईटानगर है जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद सारों को आप देख सकते हैं, यानी ये आप देखें तो ऊपरी सबनसिरी है, पश्चिमी सियांग है, ऊपरी सियांग है, ऊपरी दिबांग घाटी ये भी अक्सर चर्चा में रहता है, दिबांग घाटी से संबंधित, निचली दिबांग घाटी, अंजाव है, लोहित भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चागलांग है, तीरप है, इत्यादि सारे जिलों को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, पूर्वी सियांग इत्यादि सारे जिले इसमें, कुरंग कुमे है, निचली सबनगिरी है, यानी सारे जिलों को इसमें देखा जा सकता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यह है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बार बार बनाई गई। राज्य सीमा यहाँ पर है, भारत के 2 राज्य नागालैंड और असम इसको स्पर्श करें, और जिला सीमा को अंदर से दिखाया गया है, और ये इसका पैमाना है। यानी अरुणाचल प्रदेश की एक घाटी का दृश्य देख सकते हैं, खूब सुंदर यानी बहुत ही खूबसूरत घाटी दिखाई गई है अरुणाचल प्रदेश की। मेन फैक्ट को समझते हैं तो तथ्यावली के अंतर्गत देखें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य दिवस यानी स्थापना दिवस राज्य दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। भौगोलिक क्षेत्रफल देखें, अरुणाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तो 83,743 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी राजधानी ईटानगर है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। राज्य पशु मिथुन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा में जो महत्वपूर्ण एक जो एक्टर हैं, सदाबहार एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती जी रहे, तो ये केवल मिथुन जो है राज्य पशु जो है मिथुन है, जिनको अभी देखिए मिथुन चक्रवर्ती जी को अभी लेटेस्ट जो 2024 के लिए जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया उन्हीं को दिया गया, तो राज्य पशु मिथुन है, वहाँ का पशु है। तो यह राज्य पुष्प देखें तो रे तुषा है, यानी राज्य पुष्प क्या है, रे तुषा है। राज्य पक्षी देखें तो ग्रेट हॉर्नबिल है, और राज्य वृक्ष क्या है, हालोंग है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से तथ्यावली के अंतर्गत, और हमने इसके जो भौगोलिक मानचित्र को भी समझने का प्रयास किया। तो मुख्य मुख्य बातों को केवल हम शामिल इसमें कर रहे हैं, ज़्यादा इसको विस्तार नहीं कर रहे हैं। चलिए थोड़ी जानकारी इसको विस्तार के रूप में भी समझ लेते हैं। देखिए भौगोलिक दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित है। 20 फरवरी 1987 को भारत गणराज्य के रूप में भारत गणराज्य में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 20 फरवरी को हमने देखा, 20 फरवरी को इसको जो है राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी 1987 को भारत गणराज्य में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 20 जनवरी 1972 तक यह राज्य पूर्वोत्तर सीमांत अधिकरण एजेंसी यानी नेफा कहलाता था। इसे एक संघ राज्य क्षेत्र बनाने के बाद इसका नाम रखा गया। इसमें देखें तो यह प्रदेश अपने पुरातन सौंदर्य, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों, उबड़ खाबड़ भूखंडों, मनमोहक दृश्यों, विशाल जलधाराओं और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यह हिमालय पर्वत की बर्फीली चोटियों से लेकर ब्रह्मपुत्र के मैदानों तक फैला हुआ है। ध्यान देना है कि यह हिमालय पर्वत की बर्फीली चोटियों से लेकर ब्रह्मपुत्र के मैदानों तक फैला हुआ है। इससे अपनी भौगोलिक स्थिति कारण
उगते सूर्य का प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, उगते सूर्य का प्रदेश भी कहा जाता है। यह प्रदेश उत्तर तथा उत्तर पूर्व में तिब्बत और चीन, पश्चिम में भूटान, दक्षिण में असम और नागालैंड और पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। इस राज्य के अधिकांश भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला और पटकाई की पहाड़ियां होने के कारण, ध्यान देना है, इस राज्य में अधिकांश भाग में हिमालय पर्वत की श्रृंखला और पटकाई की पहाड़ियां होने के कारण इसकी आबादी बहुत फैली हुई है। इसलिए भारत का बहुत कम बसा हुआ क्षेत्र माना जाता है। यद्यपि इन पहाड़ियों के आर पार गुजरने वाले दर्रे और नदी मार्ग इस राज्य के लोगों के लिए आने जाने और सामान ले जाने के लिए आवश्यक मार्गों की व्यवस्था करते हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां देखें तो प्रमुख नदियों में क्या है, सियांग है, तीरप है, कामेंग है, लोहित है और शबनसिरी है, जो आगे चलकर असम में ब्रह्मपुत्र की विशालता में वृद्धि करती है। हिमालय से निकलने वाली ये नदियां वर्ष भर बर्फ से भरी रहती हैं और राज्य को 5 नदी घाटियों में विभाजित करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी तलहटियों की जलवायु उपोष्ण यानी हल्की गर्म, किंतु पहाड़ों में तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ ही कम होता है। राज्य में वर्षा बहुत होती है और उसका वार्षिक औसत देखें तो 2000 मिलीमीटर से 4000 मिलीमीटर यानी 80 से 160 इंच तक यहाँ वर्षा होती है। कुछ और जानकारी को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसका यह नाम राजधानी परिसर में स्थित ईसा की 14वीं शताब्दी में बने ईटा फोर्ट, ईंटों से बना किला के आधार पड़ा है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी। यहाँ के लोग अपनी प्राचीन आस्थाओं के साथ साथ ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म का भी पालन करते हैं। अब इसमें भाषा के रूप में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में अनेक आदिम जनजातियां रहती हैं, जिसकी अपनी अपनी बोलियां और भाषाएं। राज्य में कुल मिलाकर 82 भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें अधिक बोली जाने वाली भाषाएं देखें तो मिसमी, आदि, गालो, मोनपा, होशो, नोक्ते, खामटी, नीसी, वांचो, साजलोंग, तागिन, यानी ये सब सारी भाषाएं जो है अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। इन जनजातीय भाषाओं के अलावा अरुणाचल प्रदेश के निवासी हिंदी, असमी, अंग्रेजी भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें वेशभूषा को देखना चाहें तो वेशभूषा में इस प्रदेश का पहनावा शानदार होने के साथ साथ आकर्षित करने वाला भी होता है। यहाँ 25 अलग अलग जनजातियाँ और 110 से अधिक उप जनजातियाँ होने के कारण इन्हें कपड़ों का रंग रूप प्रत्येक जनजाति के लिए विशेष अर्थ रखता है। देख सकते हैं ये चित्र में परंपरागत वेशभूषा में स्थानीय बालिका, यानी इस चित्र में देखें तो पोशाकों बुनी हुई ज्यामितीय आकृति को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखें नीसी जनजाति को न्यूकुम त्यौहार को देख सकते हैं और सिरोभूषा, सिर का पहनावा देखा जा सकता है, चांदी और मनकों के आभूषण को देख सकते हैं और खान पान इत्यादि को देखा जा सकता है। आपातानी जनजाति के परंपरागत वेशभूषा को भी हम देख सकते हैं। इन सारी जानकारी इसमें दी गई है। यहाँ देखें तेंथुक यह है और यहाँ पर उत्सव के नाम को भी हम देख सकते हैं। थोड़ी जानकारी इसको ऐड कर लेते हैं। उत्सव का नाम, जनजाति का नाम, उत्सव मनाने की तारीख को भी इसमें दिया गया है। तो देखें सीर दोन ये तागिन जनजाति मनाती है, यह यानी उत्सव मनाने की तारीख को महीना 6 जनवरी को मनाया जाता है। सरोक उत्सव जो है यह हुस्सु जनजाति मनाती है, 11 जनवरी को मनाती है। इसके बाद रेह उत्सव देखें तो यह ईदु मिसमी जनजाति मनाती है 1 फरवरी को। यानी सारे जो है इसमें आप देख सकते हैं सारे जो उत्सव हैं कौन जनजाति मनाती है और किस तारीख को मनाती है, इसमें दिया गया महत्वपूर्ण रूप से इसको देखा जा सकता है। बीच में दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद प्रदर्शन कलाओं को देखें तो नृत्य और संगीत को देखना चाहें तो अरुणाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के लोक कथाओं, पेड़ गाथाओं, गीतों और नृत्यों का खजाना जिनसे वहाँ के निवासियों और रचनात्मक प्रतिभा का पता चलता है। यहाँ देखना चाहें तो जनजातीय नृत्य प्रस्तुत करते कलाकार को दिखाया गया है, यानी ये भी देख सकते हैं उजुक, तापुआ और डफ, यहाँ देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखें दृश्य कला, चित्रकला और शिल्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें कुछ महत्वपूर्ण मठ को देखें तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित 300 वर्ष पुराना तवांग बौद्ध मठ स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का मठ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। इसका निर्माण ईसा की 17वीं शताब्दी में 10,000 फुट की ऊंचाई पर किया गया। इसमें बहुमूल्य प्रतिमाएं, चित्रपट, चित्रित कपड़े, पुस्तकें और स्वर्णाक्षरों में लिखित बौद्ध धर्मग्रंथ संग्रहित हैं। इन बौद्ध धर्म ग्रंथों में बुद्ध के उपदेशों की परिपूर्ण 108 स्वर्ण अलंकृत हस्तलिखित ग्रंथ और उनकी शिक्षाओं की विस्तृत व्याख्या से परिपूर्ण 225 ग्रंथ अत्यंत बहुमूल्य हैं। इनमें से प्रत्येक ग्रंथ दीमक आदि कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया चित्र में रेशमी आवरण से परिवेष्टित हैं। इसको देख सकते हैं, तमाम मठ है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हस्तशिल्प को भी देखा जा सकता है, यानी हस्तशिल्प के अंतर्गत सारी जानकारी इसमें इसको देखा जा सकता है। कुमुदनी, फूलों की खेती इत्यादि है। समकालीन सांस्कृतिक विकास में ये देख सकते हैं आपका जो है पंगसाउ पास विंटर फेस्टिवल जो 20 से 22 जनवरी 2009 को नामपोंग अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था, उसका चित्र है। चलिए पूर्वोत्तर के दूसरा जो खूबसूरत राज्य असम है उसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो असम का ये देखें तो चित्र है, यानी इसका राज्य चित्र को देख सकते हैं, पोलिटिकल रूप से है। तो इसमें देखें और इसके जो है उत्तर में, यानी असम के उत्तर में देखें तो आपका जो एक देश भूटान है और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और इसके दक्षिण में देखें तो आपका मेघालय है और बांग्लादेश भी है। और इसके दक्षिण में देखें, यानी दक्षिण में हमने देखा मेघालय और बांग्लादेश, और दक्षिण में त्रिपुरा और मिजोरम भी भारतीय राज्यों में शामिल है। पश्चिम में देखें तो इसके जो है नागालैंड और मणिपुर भारतीय राज्य हैं। और इनके जिले के नाम को देखना चाहें तो ये सारे जिलों के नाम को आप देख सकते हैं। यानी इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब ये बांग्लादेश के साथ जो सीमा बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप इसको देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इसके बाद जो है इसके बाद ये राज्य सीमा है, भारत के राज्यों के साथ सीमा। इसके बाद इसका जिला सीमा अंदर आप देख सकते हैं। तो इसके जिलों को देखा जा सकता है, ये धुबरी है, कोकराझार है, चिरांग है, बगईगांव इत्यादि सारे, बक्सा है और ये सारे डिब्रूगढ़ है, शिवसागर है, तिनसुकिया है और ये सारे जिलों को आप इसमें देखना चाहें देख सकते हैं। जो दिसपुर है, इसकी राजधानी जो है असम की राजधानी दिसपुर, यहाँ दिखाया गया है। चलिए और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं। इसमें देखें तो असम राज्य 82 डिग्री 42
मिनट यानी असम राज्य 82 डिग्री 42 मिनट पूर्व और 96 डिग्री पूर्व देशांतर रेखांश तथा 24 डिग्री 8 मिनट उत्तर और 28 डिग्री 2 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच पूर्वोत्तर भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा सीधे पश्चिम बंगाल से जुड़ी होने के कारण यानी इसकी पश्चिमी सीमा सीधे पश्चिमी बंगाल से जुड़ी होने के कारण यह राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार है। यानी उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार क्या है? यह असम है, क्योंकि इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से सीधे जुड़ी हुई है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं ये पश्चिम बंगाल से ये जुड़ी हुई है, यानी प्रवेश द्वार यहाँ से, यानी इसमें यह पूर्वी राज्यों में यानी जो पूर्वोत्तर के राज्य इसमें प्रवेश द्वार के रूप में असम को कहा जाता है। महाकाव्य काल में इस राज्य को प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि महाकाव्य काल में यानी रामायण या महाभारत काल में इसको देखें तो प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था। इसका अर्थ है पूर्वी ज्योतिष का देश। पूर्वी ज्योतिष का देश इसका मतलब है। तत्पश्चात से कामरूप कहा जाने लगा, जैसा कि राजा समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है। इसका यह नाम ईसा की 12वीं शताब्दी तक चलता रहा और ईसा की 13वीं शताब्दी में इस राज्य पर अहोम राजाओं का आधिपत्य स्थापित हो गया। कुछ विद्वानों के मतानुसार राज्य का वर्तमान नाम उन्हीं के कारण पड़ा, किंतु एक दूसरा मत यह है कि राज्य का वर्तमान नाम संस्कृत शब्द असम पर आधारित है, जिसका अर्थ है अद्वितीय अनुपम। इसमें हमने देखने का प्रयास किया कि महाकाव्य काल में इसका नाम प्राग ज्योतिषपुर है और इसका नाम यानी प्राग ज्योतिषपुर का मतलब है पूर्वी ज्योतिषों का देश, और बाद में इसका नाम कामरूप हो गया, जो कि राजा समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है, जिस पर हम चर्चा पूर्व कैंप में विस्तार से कर चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं सारे लेक्चर इतिहास में वहाँ देख सकते हैं। और इसका नाम देखें तो बाद में यानी कामरूप के बाद इस राज्य पर जो है आपका अहोम राजाओं का आधिपत्य स्थापित होता है और संस्कृत भाषा के शब्द असम से इसका नाम वर्तमान रूप से पड़ा। इसका मतलब होता है अद्वितीय अनुपम यानी यूनिक। अहोम राजाओं का शासन लगभग 600 वर्षों तक रहा। उसके बाद राज्य का शासन बर्मी राजाओं के हाथों में चला गया, किंतु अंग्रेजों ने 1826 ईस्वी में हुई, ध्यान देना है, यानडाबू की संधि के तहत उनसे भी छीन लिया। आखिर में इस राज्य को भारत संघ में शामिल कर लिया। वर्तमान में असम राज्य का क्षेत्रफल देखें तो 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें मुख्य रूप से दो विस्तृत नदी घाटियां, उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी सहायक नदियों में बनी घाटी और दक्षिण में बराक नदी और उसकी सहायक नदियों से बनी घाटी है। इन दोनों घाटियों के बीच पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला करबी, उत्तरी कछार और बरेली फैली हुई है, जो कि राज्य की अधिकांश हरियाली और वन्य जीवन के लिए उत्तरदायी है। अपनी इसी अनूठी स्थलाकृत विशेषता कारण ही इस राज्य को लाल नदी, ध्यान देना है कि इस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों का प्रदेश भी कहा जाता है। यानी अपनी इस अनूठी स्थलाकृति विशेषताओं कारण इस राज्य को क्या कहते हैं? लाल नदी और नीली पहाड़ियों का प्रदेश भी कहा जाता है। किसको? असम को कहा जाता है। और पूर्वी राज्यों का हमने देखा प्रवेश द्वार भी है, यानी यह राज्य जो है उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार के रूप में और इसके नामों पर भी चर्चा की। इसके बाद देखें फैक्ट के रूप में तो राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? अभी हमने देखा कि इसकी जो स्थापना की गई थी, इसको हम देखेंगे। तो राज्य दिवस 2 दिसंबर को। भौगोलिक क्षेत्रफल इसका देखें तो 78,434 किलोमीटर स्क्वायर है। राजधानी इसका दिसपुर में देखा। आधिकारिक भाषा देखें तो असमी, बोडो और बांग्ला है। राज्य पशु उसका गोर या गेंडा है। राज्य पक्षी देखें सफेद पंखों वाली कास्ट बत्तख है। और राज्य पुष्प देखें तो फॉक्सटेल आर्किड है। और राज्य वृक्ष इसका हालोंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। और इसमें देखना चाहिए सांस्कृतिक विशेषताएं, ये सारी जानकारी। इसके बाद भाषा को भी देखा जा सकता है, जो असम की भाषा है। साहित्य को भी देखा जा सकता है, अन्य जनजातीय भाषाएं, अन्य गैर जनजातीय भाषाओं के साहित्य के रूप में भी यहाँ पर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद देखें साहित्यकार का नाम, पुरस्कार प्राप्ति का वर्ष, पुरस्कृत साहित्य कृति को देखा जा सकता है। वेशभूषा को भी इसमें देखा जा सकता है। और इसके बाद असमी थाली को यहाँ पर दिखाया गया। इसमें अपनी परंपरागत पोशाक में देवरी जोड़ा है और अपनी परंपरागत पोशाक में मिसिंग स्त्रियाँ हैं, यानी खान पान इत्यादि को भी देखा जा सकता है इस चित्र में। इसके बाद असमी पीठा और मिठाइयों को भी देखा सकता है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रंगाली बिहू। बिहू जो असम संबंधित है, यहाँ पर देखा सकता है। रंगाली बिहू की प्रस्तुति यहाँ की जा रही है। केले का पाइकनिक यहाँ दिखाया गया है। मेले और त्यौहार में बिहू को थोड़ा ऐड कर लेते हैं, मेले और त्यौहार में बिहू। तो बिहू के बारे में देखें तो असम एक ऐसा राज्य जहाँ बहुत से मेले और उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं। बिहू वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें वर्ष में 3 बार, यानी बिहू को देखें तो वर्ष में 3 बार यानी खेती के कार्यों से संबंधित 3 अवसरों पर मनाया जाता है बिहू। इन अलग अलग अवसरों की दृष्टि से इसके 3 अलग अलग नाम रखेंगे। इसमें से बोहांग बिहू किसानों द्वारा बीज की बुआई शुरू होने पर, जबकि काती बिहू खड़ी फसलों की खुशहाली के लिए प्रार्थना के रूप में मनाया जाता है, और माघ बिहू फसलों की कटाई के सूचक है। यानी माघ बिहू किसका? फसलों कटाई से 3 बिहू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोहांग बिहू को रंगाली बिहू भी कहा जाता है, क्योंकि ये चैत मास यानी अप्रैल के अंतिम दिन शुरू होता है, जब बसंत ऋतु अपने यौवन पर होती है। इस मौसम के पहले दिन लोग गाय की पूजा करते हैं, उनकी उत्तम स्वास्थ्य तथा दुग्ध उत्पादन वृद्धि की प्रार्थना करते हैं। दूसरे दिन ये नए कपड़े पहनते हैं, बिहुआ गमछा की अदला बदली करते हैं और बांटने तक खाने के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं। तीसरे दिन लड़के और लड़कियां हुसारी दल नृत्य समूह बनाकर ढोल और पेपा तुरही की तान पर नृत्य करते हुए सभी जनों कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए स्थान जाते हैं। राज्य के सभी जनजातीय समूह इस महोत्सव को अपने अपने तौर तरीके से मनाते हैं। यानी इसमें रंगाली बिहू की प्रस्तुति को देखा जा सकता है। आगे इसमें सारी जानकारी है। काती बिहू का दृश्य, इसमें भोगली बिहू का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं मनाने के तौर तरीके, उत्सव महोत्सव का नाम यहाँ देख सकते हैं असम संबंधित। अम्बुवाची मेला है, डोल जात्रा है, भेल दिया महोत्सव है। इसके बाद देखें मी द मी फी
जो आपका है ये उत्सव महोत्सव और मनाने का तरीका यहाँ पर दिया गया है। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। प्रदर्शन कलाएँ, नृत्य और संगीत को भी देखा जा सकता है इसमें। अली आई लियांग उत्सव का दृश्य यहाँ दिखाया गया है। बाग रुमडा बोडो का भी नृत्य यहाँ पर दिखाया गया है। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। ओजा पाली का एक दृश्य है। अंकिना भावना नृत्य है। दृश्य कलाओं को भी इसमें देखा जा सकता है। असम का टेराकोटा शिल्प को यहाँ पर दिखाया गया है। पारंपरिक मुखौटा, गमछे पर उकेरा गया बांस का शिल्प इत्यादि इसमें है। समकालीन सांस्कृतिक विकास को इसमें ऐड किया गया। इसके बाद मुगा शिल्प, साड़ी जो असम की, इसको भी दिखा जा सकता है। इसके बाद इसमें देखें तो आपका जो है अगला राज्य आंध्र प्रदेश आता है। यानी इसमें हिंदी के जो व्यंजन और यानी स्वर और व्यंजन है उसमें सबसे पहले अ जो आधारित है, हमने देखा अरुणाचल प्रदेश, असम, और इसके बाद अ पर आधारित जो है वो आंध्र प्रदेश है, यानी अ पर आधारित जो है आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश को देखते हैं इसमें। तो आंध्र प्रदेश में देखें तो आपका यहाँ इसका जो है राज्य मैप दिखाया गया, पॉलिटिकल राज्य मैप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश को देखा सकता है। इसको 2014 में यानी 2 जून 2014 को जो आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना बना दिया गया। तो यह उसके बाद का यह राज्य मैप है पॉलिटिकल रूप में, यहाँ देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, यह तेलंगाना है इसका। और इसके देखें जो सीमाएँ बना रहे हो छत्तीसगढ़ है, यहाँ उड़ीसा है, और यानी उड़ीसा छत्तीसगढ़, यहाँ पर तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है। इसके बाद इधर देखें तो आपका जो है एक महाराष्ट्र है और एक कर्नाटक है, नीचे तमिलनाडु है, और यह बंगाल की खाड़ी से इसका जो सीमा है, यानी तटीय रूप से इसकी सीमा बना रही है। और बंगाल खाड़ी और यमन, ये पुडुचेरी का पार्ट है, ये तमिलनाडु है, और यहाँ पर भी पुडुचेरी है। तो इसके जिलों को देखना चाहें तो सारे जिले इसमें चित्तूर है, अनंतपुर है, कर्नूल है, प्रकाशम है, YSR कड़पा है, श्रीरामुलु नेल्लौर है, गुंटूर है, कृष्णा है, पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम है, विजयपुरम है, श्रीकाकुलम इत्यादि जिले जो है आंध्र प्रदेश के दिखाए गए हैं। आंध्र प्रदेश का राज्य प्रतीक चिन्ह को यहाँ देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार करते हैं, इसमें देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश अमरावती स्तूप यानी बौद्ध मंदिर, गोदावरी और कृष्णा नदियों की पुष्कर यानी आराधना, कुचिपुड़ी नृत्य, कर्नाटक संगीत, अन्य माया के कीर्तन, त्यागराज की काव्य रचना और वीणा के गुंजार की धरती है। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर बंगाल खाड़ी के पास स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से 10वां और क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान देना है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है 10वां है और क्षेत्रफल में 8वां है। और विभाजन से पूर्व चौथा था। विभाजन से पूर्व जो था क्षेत्रफल में भारत का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य था, जो कि चौथा अब जो है उत्तर प्रदेश आ गया है इसके विभाजन के बाद, यानी 2 जून 2014 के बाद चौथा एरिया में सबसे बड़ा देश उत्तर प्रदेश हो चुका है। और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद देखिए इसकी सीमाएं छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्यों और पुडुचेरी यमन के संघ राज्य क्षेत्र को छूती है। दक्षिण भारत की बड़ी नदियां गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश से होकर बहती हैं। प्रदेश की समुद्र तटीय रेखा कोरोमंडल कोस्ट के साथ साथ लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है। पूर्वी घाट जिसमें जंगलों की नलमाला श्रेणी शामिल इस प्रदेश की अन्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। आंध्र प्रदेश का प्रारंभिक इतिहास सामान्यतः मौर्य सम्राट अशोक के काल तक खोजा जाता है। प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगस्थनीज जो मौर्य काल में भारत आया था, उसने अपने इतिवृत्तों में आंध्र संस्कृति की उत्कृष्टता संपन्नता का वर्णन किया। इसके बाद सातवाहन राजवंश ने लंबे समय तक आंध्र प्रदेश पर शासन किया। सातवाहन वंश इत्यादि पर जो है विस्तृत चर्चा माइंड मैप पर की गई है इतिहास के पार्ट में, उसमें प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ देख सकते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी ईसा के दूसरे शताब्दी में सातवाहन साम्राज्य का महान शासक था। इस काल में बौद्ध धर्म की काफी प्रचार प्रसार हुआ। वर्तमान आंध्र प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पूर्वी चालुक्यों, काकतीयों, बहमनी, विजयनगरी, कुतुब शाही, मुगल, आसफ जाही और ब्रिटिश शासकों ने राज किया। तो थाली में देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के तथ्यावली में इसकी राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र इसका देखें तो यह 1,60,205 किलोमीटर स्क्वायर है। राजधानी इसकी अमरावती विजयवाड़ा के पास है। आधिकारिक भाषा इसकी तेलुगु। राज्य पशु कृष्ण जिंका काला हिरन है। राज्य पक्षी देखें तो पल पित्ता नीलकंठ है। राजपुष्प कमल है और राज्य वृक्ष नीम है। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी देख सकते हैं। काला हिरण है, नीलकंठ है, कमल है, नीम है इत्यादि। यानी काला हिरण जो इसमें देखें तो काला हिरण क्या था, राज्य पशु था, ये राज्य पशु है, और ये राज्य पक्षी है, राज्य पुष्प है और राज्य वृक्ष है आंध्र प्रदेश का। तो इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ बातों को कवर करें तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंध्र प्रदेश से अनेक नेताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें क धोनी, नागेश्वर राव, पुंतलू, तंगुतूरी प्रकाशम आंध्र केसरी, बी पट्टाभी सीतारामैया, महर्षि बुलुसु, शांतमूर्ति, तेनी विश्वनाथ थम, अल्लूरी सीताराम राजू, NG रंगा, दुर्गाबाई देशमुख और दामोदर संजीवैया के नाम उल्लेखनीय है। पिंगली वेंकैया ने देश के लिए झंडे का नमूना तैयार किया था। आज कि भारत का राष्ट्रध्वज उसी नमूने पर आधारित है। इसके बाद पोटी श्री रामुलु ने तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की स्थापना के लिए आमरण अनशन किया था, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके निधन के परिणामस्वरूप सन 1953 में एक अलग राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई। यानी 1 नवंबर 1956 को तेलंगाना के विलय के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। यानी 1 नवंबर को जो उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तत्पश्चात दिनांक 2 जून 2014 तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तब से हैदराबाद इन दोनों राज्यों का साझा राजधानी बना हुआ है। अब आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के दक्षिण तट पर अमरावती से अपनी राजधानी निर्माण कर रहा है। यानी वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो यह 2022 का था। तो इसमें 4 राजधानियां जो है आंध्र प्रदेश में है, जिसमें अमरावती है, विजयपुरम है, विशाखापट्टनम इत्यादि जो 4 राजधानियां
के रूप में जो है इस पर है। हम पूर्व के लेक्चर में जो है करंट अफेयर्स में चर्चा कर चुके हैं, वहाँ से आप इसको विस्तृत देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, इसको देखा जा सकता है। वेशभूषा, खान पान को भी देख सकते हैं। चित्र में दिखा आंध्र प्रदेश के पारंपरिक भोजन, धर्म वर्म की रेशमी साड़ी को दिखाया गया इसमें। इसके बाद बंदर लड्डू यहाँ पर है, ये गारेलू है, फुठर कुलू है, मेले और त्यौहार को भी देखा जा सकता है इसमें। और ढिमसा लोक नृत्य है, यानी ढिमसा लोक नृत्य देख सकते हैं। नेल्लोर में रोटला पनगुड़ा रोटी उत्सव, रोटियों की ईद मनाते हुए भक्तगण को देख सकते हैं यहाँ पर। और विजयवाड़ा में संक्रांति महोत्सव के दौरान रंगोली बनाती हुई महिलाओं को चित्र में दिखाया गया है। प्रदर्शन कलाएं, नृत्य और संगीत को भी देख सकते हैं इसमें सारे। कुचिपुड़ी नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश में जो कुचिपुड़ी नृत्य है, अक्सर एग्जाम पूछता है। इसके बाद संगीत इत्यादि को भी देखा जा सकता है। इसके बाद गौरेलू राम मंडली द्वारा बुर कथा गायन है, दृश्य कलाएं। इसके बाद सारी जानकारी इसमें दी गई, देखा जा सकता है एग्जाम दृष्टिकोण से। इसके बाद कोंडपल्ली के खिलौने को देख सकते हैं, अंबारी इत्यादि ग्रामीण स्त्रियाँ यानी खिलौने को देखा जा सकता है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। ये सारी जानकारी इसमें कवर की गई। इसमें अक महादेवी गुफा मंदिर है, और यहाँ पर देखें उद्रवल्ली गुफा है, चंद्रगिरी किला और राजमहल है, विशाखा उत्सव है यहाँ दिखाया गया। इसके बाद देखें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण का दृश्य जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। समकालीन सांस्कृतिक विकास को देखा जा सकता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल, यानी हम जो देख रहे हैं वो स्वर और व्यंजन में तो अप हमने देख लिया। अब इसके बाद ऊपर जो राज्य है महत्वपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अंकों का। तो इसमें थोड़ी जानकारी ऐड करते हैं, अर्थात इसको काफ़ी विस्तार करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो राज्य पॉलिटिकल मैप है उत्तर प्रदेश का देखा जा सकता है, और इसकी हिस्ट्री और तथ्यावली को थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। और इसके जो शेष पार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में इसको काफ़ी विस्तार करने की वजह से, इसको बहुत डिटेल जानकारी लेने की वजह से, या इसमें जो जानकारी डिटेल दी जाएगी, इसलिए इस लेक्चर में समाप्त नहीं हो पाएगा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके 75 जिलों को देखा जा सकता है। और यहाँ पर जो इसके फैक्ट हैं इस अंक में ऐड कर लेते हैं। तो इसका राज्य दिवस देखें 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश के रूप में। भौगोलिक क्षेत्र इसका देखें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, और भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के हिसाब से। राजधानी इसकी लखनऊ, आधिकारिक भाषा हिंदी, राज्य पशु हिरण है, राज्य पक्षी सारस है, राजपुरुष पलाश या टिशू, और राज्य वृक्ष साल है। और हिस्ट्री ग्रुप में यहाँ जानकारी दी गई, इसको देखा जा सकता है। सारी जानकारी को जो है विस्तृत रूप से नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।